हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ए&डी स्टडी पे। माई सेल्फ अरुण पटेल। आज आपको हम बताएंगे क्लास 12 के 14 चैप्टर्स में से जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। 100% सिलेबस को पढ़ना बेवकूफ़ी भी है और इम्पॉसिबल भी है। इसीलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाते हुए। फर्स्ट चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में कूलाम का नियम, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र व तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, गॉस का नियम, गॉस का नियम यानी कथन व सरल अनुप्रयोग। उसके 3 अनुप्रयोग हैं, तीनों के तीनों अनुप्रयोग आपको देखने हैं। और विद्युत फ्लक्स भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो। और अगला टॉपिक है आपका विद्युत विभव व विभवांतर। दूसरे चैप्टर की कहानी है। हर स्लाइड पे एक नया चैप्टर आ जाएगा। सेकंड चैप्टर में विद्युत विभव विभवांतर की परिभाषा, ई और डी में संबंध, ई और वी में संबंध, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, समांतर प्लेट संधारित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव यानी संधारित्र के ऊपर, संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। जल्दी टॉपिक को क्लियर करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में ओम का नियम और VI ग्राफ, ड्रिफ्ट वेग यानी आपका अनुगमन वेग, जिसे बोलते हैं अपवाह वेग, बात सेम है। प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का, किसका, प्रतिरोधों का, और सेलों का, किसका, सेलों का। दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परिपथ में काम आते हैं। किरचॉफ के नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के दोनों नियम, संधि का नियम और कुल विभवांतर वाला नियम, दोनों ही क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप का नियम जिसे हम लोग बोलते हैं। और लॉरेंज बल बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 चुंबकीय क्षेत्र व आवेशित कण की गति, बायो सावर्ट का नियम, धारा वहन करने वाले चालक पर बल और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगले चैप्टर्स में है फैराडे के नियम, लेंज का नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरण तथा पारस्परिक प्रेरण, भंवर धाराएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है बार चुंबक का समतुल्य सोलेनॉइड, यानी बार चुंबक के समतुल्य सोलेनॉइड। सोलेनॉइड वाली पूरी कहानी आपको चाहिए, अंदर बाहर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी नॉर्मल थ्योरी वाला पार्ट है, हमका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थ्योरी पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा। उसके बाद डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, कौन सा पदार्थ डायमैग्नेट है, पैरामैग्नेट है कि लोह चुंबकीय है, ठीक है, यानी लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय वाली कहानी। उसके बाद आपका AC धारा वोल्टेज और RMS वेग वाला बात भी क्या होगी, बहुत जरूरी होगी। किसकी बात चल रही है, प्रत्यावर्ती धारा की कहानी। रिएक्टेंस बहुत जरूरी है, XL और XC। और प्रतिबाधा तथा अनुनाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति गुणांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब ये कि परिभाषा में पूछ लेता है, रेडियो तरंगें क्या हैं और दृश्य तरंगें क्या हैं, परिभाषा पूछ लेगा। इसलिए स्पेक्ट्रम में सारे परिभाषाएं देख लेना, ठीक है, सारी की सारी। विस्थापन धारा बहुत जरूरी है। और गुणधर्म मतलब कुछ नहीं, विस्थापन धाराएं हम कहेंगे। मैक्सवेल समीकरण बहुत जरूरी है, 4 के 4 मैक्सवेल समीकरण को भी एक बार देख लेना। चारों के चारों मैक्सवेल समीकरण सही हैं, 3 सही थे, एक में कोई गलती थी, उसमें सुधार किया गया, क्लियर। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकंड फिजिक्स पे, परावर्तन अपवर्तन के नियम। ये ठीक है, ये तो छोटी चीज है, कोई मतलब ही नहीं है, आते ही वो क्लास 10 की बात है। हाँ, दर्पण तथा लेंस सूत्र, इनके निगमन बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन आता है और बड़े नंबर में डेरिवेशन आता है। आवर्धन ठीक है, आवर्धन तो ठीक ही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कई बार पूछता है, लेकिन हम कहेंगे इस पूरी कहानी में आपको 2 चीजें याद रखनी है। इधर वाला पार्ट भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं, प्रिज्म याद रखोगे और प्रिज्म की पूरी कहानी, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, न्यूनतम विचलन की पूरी स्थिति। और इस पूरी कहानी में क्योंकि हम लोगों ने स्लाइड्स के हिसाब से बनाया है, रे ऑप्टिक्स की बात की है, तो पूरा का पूरा आपका प्रकाशिक यंत्र क्वेश्चन बनेगा। इधर की कहानी छोड़ दोगे, पूर्णांतिक परावर्तन से आ सकता है, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई वाले से क्वेश्चन आ सकता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रिज्म और प्रकाशिक यंत्र। इससे क्वेश्चन बनेगा। प्रकाशिक यंत्र में चारों के चारों, साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, ये चारों के चारों पढ़ लेना। अगर इधर वाला पार्ट छोड़ दिए चल जाएगा, बट ये दोनों पढ़ लोगे क्वेश्चन आ जाएगा, बड़े नंबर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
हाइगेंस का सिद्धांत, तरंग प्रकाश की कहानी आ गई। हाइगेंस का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाइगेंस का सिद्धांत। पूरी तरंगाग्र वाली कहानी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, यानी परिभाषा बहुत जरूरी है कि व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है। हम कह रहे हैं व्यतिकरण अगर पढ़ रहे हो उसमें साथ में YDS यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक चीज और इसमें हाइगेंस वाली कहानी में, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, देखो परिभाषाएं हैं ये, तो ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, ये परिभाषा है, ठीक है। YDS एक एक्सपेरिमेंट है, बड़े नंबर में आ जाता है, इसीलिए YDS को बहुत जरूरी है टच करना। और YDS पढ़ोगे तो व्यतिकरण पढ़ ही लोगे, और अगर वन स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो विवर्तन भी पढ़ना पड़ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। ये टॉपिक थोड़े से टफ भी हो जाते हैं, और अगर दिमाग में नहीं है तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, पूरा तरंगाग्र वाली कहानी यूज करके करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस की तरंग सिद्धांत के अनुसार परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या, तरंगाग्र मान के, V1 V2 मान के, वो वाली कहानी। अब आपके मॉडर्न फिजिक्स पे आ जाते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही क्योंकि मेन टॉपिक है, इससे जुड़े हुए सारे टॉपिक हैं। उसके बाद आ जाता है उसके नियम व ग्राफ, उसके नियम व ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी हॉलबॉक्स तथा लेनार्ड के अनुप्रयोग, हर्ट्ज के अनुप्रयोग, उसमें जो जो कहानी थी, किस तरह परिवर्तन होता है। हम कहें कुछ डिफिनीशन भी पढ़ लो, कुछ डिफिनीशन पढ़ लो, जैसे मान लो डेहली आवृत्ति क्या है, और उसके साथ साथ कहानी पढ़ लेना कि कारकमान क्या है, बेसिक कहानी। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन समीकरण सीधा सीधा, आइंस्टीन समीकरण में कुछ याद नहीं रखना है, सीधा सीधा E = h nu + k max, और ऐसे याद रख सकते हो। ये रुको एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक, यानी E = ओमेगा + k max, k max आपको पता ही है, ओमेगा लिख दो चाहे फाई लिख दो, कुछ लोग फाई लिखते हैं। कार्य फलन प्लस अधिकतम ऊर्जा, ये क्या है, h nu = ओमेगा + EB0, बस इतना याद रखना। ये समीकरण याद रखो, आइंस्टीन समीकरण खत्म हो गया। छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, तो यही आएगा। और उसके बाद डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, लैम्डा = h/p, लैम्डा = h/p। इसके बाद आपका है रदरफोर्ड मॉडल, हम लोग आ चुके हैं परमाणु में। रदरफोर्ड मॉडल, बोहर की अवधारणाएं, वो बेसिक है कि रदरफोर्ड और बोहर दोनों में त्रिज्या और ऊर्जा का व्यंजक, त्रिज्या और ऊर्जा का व्यंजक किसमें, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से भी, बोर के मॉडल के हिसाब से भी। बोर के लिए तो सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। रदरफोर्ड में बाकी कहानी रहेगी, बट रदरफोर्ड की कहानी आसान है और बोर की कहानी कठिन है, तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, तो दोनों ही आसान हो गए। वर्णक्रम श्रृंखला, ठीक है, पांचन श्रेणी, बामन श्रेणी, वो वाली कहानी आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है, और सबकी परिभाषा भी देख लेंगे। और उसके बाद आ जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान छति है, ये दोष मतलब छति, द्रव्यमान छति, द्रव्यमान छति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल फिक्स है, और एक न्यूमेरिकल फिक्स है, और दूसरी चीज कैलकुलेशंस आता है, इजी कॉन्सेप्ट है। द्रव्यमान छति के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, फिक्स है। और बंधन ऊर्जा, और बंधन ऊर्जा अगर करोगे तो द्रव्यमान छति पहले निकालनी पड़ेगी। अरे बिना द्रव्यमान छति के बंधन ऊर्जा निकलेगी ही नहीं। E = डेल्टा mc², तो डेल्टा m पहले द्रव्यमान छति निकालोगे तब तो बंधन ऊर्जा। तो दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं, और दोनों में एक न्यूमेरिकल फिक्स है, या तो बंधन ऊर्जा पूछेगा, या तो द्रव्यमान छति पूछेगा, या तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछेगा, तो पूरे न्यूक्लियनों का भाग दे दो। देख लेना एक बार, रेडियोधर्मी क्षय और नियम, यानी रेडियोधर्मी क्षय यानी रेडियो एक्टिव विकिरण, आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस से कट हुआ है, बट आपको अल्फा बीटे, बीटा डीके, गामा डीके की बेसिक डिफिनीशन पढ़नी है। एक से दो नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, अल्फा डीके क्या है, बीटा डीके क्या है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है अल्फा डीके, बीटा डीके। अर्ध आयु, औसत आयु कट कर दो, इससे नहीं आएगा क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, उसका एक एक एग्जांपल याद रखना। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का डिफिनीशन, एक एक एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अंतर्जात व बहिर्जात अर्धचालक, ये छोड़ो, अंतर्जात बहिर्जात, अंतर्जात अर्धचालक पढ़ो, क्या पढ़ो, अर्धचालक, मेज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक में एक पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। अर्धचालक बहुत छोटा चैप्टर है, हम कह रहे हैं लास्ट वाला अगर आपको छोड़ना है तो रेक्टिफायर वाला छोड़ो, रेक्टिफायर वाला भी आएगा,
बट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट की कहानी चल रही, तो रेक्टिफायर हो सकता ना आए, और लॉजिक गेट आपके सिलेबस में नहीं है, जेनर डायोड भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड और पीएन जंक्शन डायोड के साथ साथ आपको अग्र अभिनति पश्च अभिनति, अग्र अभिनति पश्च अभिनति, पश्च अभिनति याद होगा। किसी पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ना कहलाती है अभिनति। अगर हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पी टाइप के पी से और नेगेटिव को एन से जोड़ दिया अग्र अभिनति, और पी को एन से यानी पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से, पश्च अभिनति। एक बार देख लेना बेसिक डिफिनेशन अग्र अभिनति की, पश्च अभिनति की बेसिक कहानी, यहां से क्वेश्चन आ जाए। और चालन बैंड देख लेना, एक बार बैंड जरूर देख लेना, बैंड से क्वेश्चन आते हैं, यानी ठोसों की परिभाषा बैंड के हिसाब से, चालन बैंड, ठीक है। और एक हो जाता है हम लोग का सहसंयोजी बैंड, और सहसंयोजी चालन बैंड डिफाइन करता है किसको, कि वो चालक है कि अचालक है कि अर्धचालक है। सिंपल सी कहानी है कि अगर ऊर्जा गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया अचालक हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गया तो क्या अर्धचालक हो गया, और गैप ही नहीं है तो चालक हो गया। तो चालन बैंड वाली कहानी थोड़ी सी देख लेना, बैंड वाली कहानी अर्धचालक में सिंपल सी कहानी। रेक्टिफायर बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बट रेक्टिफायर से क्वेश्चंस आता है। ये नहीं बोलोगे सर ने रेक्टिफायर बोल दिया कि नहीं, अरे अर्ध तरंग दृष्टि, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में बनेगा ऐसा नहीं। और बस वेरी वेरी थैंक यू। हम यही कहेंगे कि आपको घबराना नहीं है, अगर घबरा गए तो एग्जाम खराब कर दोगे। एक बहुत अच्छा गिफ्ट ये है कि इन सारे टॉपिक, बल्कि इससे भी इंपॉर्टेंट बहुत डिटेलिंग में एक 4 घंटे का लेक्चर आएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा लेक्चर, उसको जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और घबराना नहीं है। एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर हैं राज समानी, उनकी एक लाइन बड़ी अच्छी थी, आज ही हमारे रील में आई थी, तो हमने कहा बच्चों को जरूर बोलेंगे कि अगर आप हार रहे हो सर नीचे रखो काम करो, आप जीत रहे हो सर नीचे रखो काम करो, आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं सर नीचे रखो काम करो, आप दर्द में हैं सर नीचे रखो काम करो, आप बहुत सोच रहे हैं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं सर नीचे रखो काम करो, लोग तालियां बजा रहे हैं तब भी सर नीचे रखो काम करो, लोग तारीफ कर रहे हैं सर नीचे रखो काम करो, लोग बुराई कर रहे हैं सर नीचे रखो काम करो, आप सिर्फ सर नीचे रखो और काम करते रहो करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी। हम कह रहे हैं कि एग्जाम यूपी बोर्ड का क्लास 12 का कैसा है कैसा नहीं है ये बहुत छोटी चीज है। जिंदगी में हमेशा आज से ये मंत्र बना लो, काम करते रहो काम करते रहो, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। काम करने की जो आदत है वो बाकी सारी चीजों को इग्नोर करो कि हार रहे हो जीत रहे हो क्या हो रहा हो, एक दिन बहुत आगे चले जाओ। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू, मिलते हैं कल।